कल की क्लास में नेशनल इनकम ख़त्म हो गया था। MPC MPS के इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स थे वो भी कर लिए थे, 2 सेक्टर 3 सेक्टर वाले। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंडियन इको। पिछले साल तुमने 12th क्लास में सॉरी बेटा, आज मैं लेट हो गया हूँ थोड़ा सा, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी आज। मैंने आपको पिछले साल आप लोग पूरे साल जो इंडियन इको पढ़े हो उसको कंपाइल करके एक चैप्टर में डाल दिया गया है। पढ़ोगे सारी वही चीज़, लेकिन बहुत शॉर्ट एंड स्वीट मैनर में, ऑब्जेक्टिव के तरीके से। अब तुमने पिछले साल लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का भी पढ़ोगे। पिछले साल में पढ़ा है अंग्रेज़ों ने किस तरीके से हमारे एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय किया, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया, आएगा इसमें। भारत सरकार कैसे लाइसेंस लेकर आई, लाइसेंस राज बढ़ा उससे, फिर लाइसेंस को अबॉलिश किया। कैसे हमने शुरुआत के टाइम में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बढ़ावा दिया और प्राइवेट सेक्टर को अंदर नहीं आने दिया। फिर बाद में हमने लाइसेंस हटाए और प्राइवेट सेक्टर को अंदर आने दिया। अब ऐसा अंदर आने दिया है कि प्राइवेट सेक्टर ही प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर बाहर जाता जा रहा है। पॉवर्टी कितनी थी, अनएम्प्लॉयमेंट कितना था, किस तरीके से हमने प्लानिंग कमीशन बनाया और उसे चेंज करके नीति आयोग बनाया, ये फिर आएगा। नीति आयोग के रोल क्या थे, नीति आयोग आने के बाद क्या बदलाव हुआ। इस चैप्टर में बराबर से कांग्रेस और बीजेपी दोनों को इज्जत देकर बनाया गया है, ठीक है। शुरुआत के टाइम में नेहरू जी की अप्रोच से जो भारत में प्रोस्पेरिटी आई वो बताई गई है, और पिछले 10 सालों से मोदी जी ने जो बढ़िया बढ़िया काम किए हैं वो बताए गए हैं, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट एकदम बैलेंस चलता है कि किसी की भी सरकार आए हम पे आँच ना आए। इस तरीके से चैप्टर को बुना गया है, और सही कहे तो सच्चाई लिखी गई है, जो है वो है। जिसके पीरियड में जो अच्छा था वो अच्छा लिखा गया है, जो ख़राब था वो ख़राब लिखा गया है। पढ़े इसको, इसमें सिर्फ मुझे सुनना है, कुछ भी टेक्निकल नहीं। अभी तक तो नेशनल इनकम में प्रैक्टिकल्स करे, न्यूमेरिकल्स करे, इनकम डिटर्मिनेशन में, इंटरनेशनल ट्रेड में थ्योरीज़ पढ़ाई अलग अलग तरह की, है ना। रिकार्डो की थ्योरी पढ़ाई, मर्केंटाइलिस की थ्योरी पढ़ाई, ऐसे अलग अलग अप्रोचेस पढ़ी। मनी मार्केट के अंदर मनी मल्टीप्लायर, मनी सप्लाई पढ़ा, टेक्निकल चीज़ें चल रही थी। इसमें तो तुम जानते ही हो इंडियन इको में क्या टेक्निकल आएगा। इसको चैप्टर को मैं हिस्ट्री भी बोल सकता हूँ, ये तो हिस्ट्री है, जो हुआ है वो पढ़ के सुनाना है तुम्हें कि ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले पैराग्राफ में दे रखा है, इस पैराग्राफ में, इसमें कुछ टिक करने का नहीं है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि आज़ाद होने के पहले, अंग्रेज़ों के आने के पहले, आज़ाद होने के पहले नहीं, अंग्रेज़ों के आने के पहले, मतलब अंग्रेज़ों के 200 साल हटा दें, 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी हटा लें, तो 17th सेंचुरी तक इंडिया एक रिच इकनॉमी था। इंडिया में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ ज़बरदस्त थी, स्टोन का काम बहुत बढ़िया होता था, कॉटन का काम बढ़िया था, जूट इंडस्ट्रीज़ बहुत बढ़िया थी, एग्रीकल्चर तो बढ़िया था ही। सिस्टमेटिक तरीके से इन सब चीज़ों को तहस नहस कर दिया गया गोरों ने। तो इनके आने से पहले 17th सेंचुरी तक भारत एक बहुत प्रोस्पीरियस कंट्री रहा करता था, ये इसमें बताया गया। तो बस थोड़ा सा टिक कर लो तुम कि फर्स्ट से लेकर 17th सेंचुरी तक इंडिया एक लार्जेस्ट इकनॉमी था, प्रोस्पीरियस इकनॉमी था, सेल्फ रिलायंट इकनॉमी था। और ये सुन के ताज्जुब होगा तुम्हें कि वर्ल्ड की वेल्थ का 1/3 हिस्सा इंडिया के पास था, 1/3 और 1/4। आज वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 1/3 हमारे यहाँ है, और एक ज़माने में वर्ल्ड की वेल्थ का 1/3 कहाँ था, और तुमने सुना भी होगा, इसीलिए हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब ये डेटा चेंज होता रहा है, तो 1/3 से 1/4 लिखा है इन्होंने। बहुत बड़ी बात है यार, 1/4 तो वो भी बहुत बड़ी बात है। आज है क्या ऐसा कुछ, आज किसी भी देश के पास है क्या ये कि वर्ल्ड की वेल्थ का 1/4? उत्कर्ष अमेरिका के पास है क्या? वर्ल्ड की टोटल वेल्थ तेरे को नहीं पता, ठीक है, अमेरिका की बताया, लेकिन 30 ट्रिलियन के आसपास है। हमारी 5 ट्रिलियन भी नहीं है ना, अभी 3 ट्रिलियन है।
बताओ। 4 ट्रिलियन है। अमेरिका की कितनी है? 30 ट्रिलियन। फर्स्ट और सेकंड में कौन है? चाइना की क्लोज टू 20 है। हाँ, तो ये बात है भाई। तो अभी इन सारी वेल्थ को टोटल कर लो और 30 अमेरिका की है, तो 30 से सारी वेल्थ को डिवाइड कर लो, आ जाएगा परसेंटेज। बट मुझे नहीं लगता इतनी होगी। अमेरिका को सुपर पावर कहते हैं, लेकिन इतनी तो नहीं होगी उसकी कि पूरे वर्ल्ड की 1/3 या 1/4। तो ये देखो तुम क्या कमाल हालत थी हमारी। ऐसा क्यों था फिर ये बता रखा है। हमारे विलेज सेल्फ सफिशिएंट थे, सिटीज़ बढ़िया थी, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया था, हम डिवीज़न ऑफ वर्क से काम लेते थे, काम सब में बांट के और उससे स्पेशलाइजेशन निकल कर आता था। ठीक है, ये देखो, भले हमारे यहाँ एग्रीकल्चर डोमिनेंट था, बट हमारे यहाँ हाईली स्किल्ड आर्टिशंस थे, क्राफ्टमैन थे। ऐसा सोचे कि सिर्फ एग्रीकल्चर था, ऐसा नहीं था। ठीक है, सब लोग थे बढ़िया। ठीक है, और आज भी तुम इंडिया में देखोगे तो तुम्हें अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल सिस्टम इतना सही नहीं है, नहीं तो आई डोंट थिंक कि हमारा देश 7-8 मेडल लाने वाला है ओलंपिक्स में। ठीक है, स्किल की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, ये अनडिवाइडेड इंडिया है। ठीक है, तो अभी तो इंडिया के ही तो कितने हिस्से हो गए। ठीक है, तो फिर ये कितना सारा हिस्सा इंडिया में ही था। ठीक है, 17वीं सेंचुरी तक तो फिर ये आए, फिर बहुत सारी चीज़ें बनी। ठीक है, हमें पता ही है कितने देश। अखंड भारत अगर हम देखें तो ये तो अखंड भारत था। उस समय ना आर्ट्समैन की कमी थी, ना क्राफ्टमैन की कमी थी। ठीक है, तो ये जो बार बार भारत के टुकड़े हुए, अलग अलग देश बने, इससे भी बहुत नुकसान हुआ। स्किल लेबर चली गई हमारी, बहुत सारी ज़मीनें चली गई। ठीक है, तो ये सब कॉलोनियल रूल में ही हुआ, इन्होंने हमारे ऊपर डिवाइड किया। ठीक है, रूल किया। अब ये तो बात थी कि इंडिया ऐसा था। इसमें 2-3 बातें, अब तुम्हें लग रहा है इसमें से कुछ आने लायक है, जबकि कोई डेटा भी नहीं था इसमें तो, और कुछ टेक्निकल ऐसी बात भी नहीं थी। हाँ, बस ये आ जाएगा कि 17वीं सेंचुरी में कितनी वेल्थ इंडिया के पास हुआ करती थी। 1/3 से 1/4 वर्ल्ड की, 1/3 से 1/4। ये लिए याद रखना। अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर हमारे लोग किन चीज़ों में और माहिर थे? ठीक है, हैंडीक्राफ्ट में माहिर थे, क्राफ्टमैन थे। ठीक है, और आर्टिशंस थे। चलो अब बात करते हैं अपन लोग एंशिएंट फिलॉसफी की। ये एक डब्बा है, इसमें कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा। जिसे हम आज इकोनॉमिक्स कहते हैं, वो था हमारे लिए अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, शास्त्र तो तुम समझते हो, हथियार कोई तरह का। अर्था मतलब हाँ, लेकिन चाणक्य ने, कौटिल्य ने ये अर्थशास्त्र दिया था। तो ये उनके लिए अर्थ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं था, उनके लिए अर्थ का मतलब था वेल्थ, और उनके लिए वेल्थ का मतलब था पैसा, लैंड और ह्यूमन रिसोर्स। मनी, मटेरियल, ह्यूमन, सब उनके लिए वेल्थ का मतलब बड़ा था। उनको ये नहीं लगता था कि भैया हमारी इकोनॉमी प्रोस्पीरियस है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास सोना है, गोल्ड है। नहीं, हमारे लोग भी हमारे अर्था है। उनके लिए अर्था का मतलब क्या था? वेल्थ। एंड व्हेन वी कॉल वेल्थ, ह्यूमन इज़ द इम्पॉर्टेंट वेल्थ। कई लोग ये कहते हैं ना कि भैया मैंने पैसा इतना नहीं कमाया, इज्जत बहुत कमाई है, नाम बहुत कमाया है, अपना सिक्का बोलता है, अपन कहीं जगह पे खड़े हो जाए तो काम हो जाता है, तो मैं इसे भी वेल्थ मानता हूँ। ठीक है, ये आपकी नॉलेज, आपका विजडम, आपका किसी चीज़ को देखने का नज़रिया, ये वेल्थ है आपकी। पैसा ही सब कुछ थोड़ी होता है, बहुत कुछ होता है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं। तो कौटिल्य का ये कहना था कि अर्था का मतलब ओवरऑल वेल्थ ऑफ अ नेशन, एंड इट डजंट रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली मनी और लैंड। दूसरे देश मानते होंगे, ठीक है। तो उन्होंने अर्थशास्त्र दिया था, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे दिया था, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम। और उस समय में भारत एक बहुत प्रोस्पीरियस कंट्री हुआ करता था, जिसमें हम लोग टैक्सेस भी लेते थे तो लोग खुश थे। टैक्स कोई आज से तो है नहीं, कानून भले आज बनाए कि इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट, लेकिन टैक्स तो ये मान के चलो जब से दुनिया बनी है, ठीक है। और जब से कैपिटलिज्म मॉडल आया उसके बाद से टैक्स ज़रूरी हो गया, क्योंकि कैपिटलिज्म मॉडल आने के बाद प्राइवेट सेक्टर रूल कर रहा था।
तो उनको नीचे लाने के लिए उनसे पैसे लेने ज़रूरी थे ताकि जो गरीब सेक्शन है उसको मिले, तो वो अलग अलग फॉर्म में लिया जाता था। अब आज प्रॉपर कानून है, तरीके से चल रहा है, एक सिस्टम है। लेकिन ये कभी मत सोचना कि इंडिया में 1961 में टैक्स आया है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 1961 है या जीएसटी एक्ट 2017 है, तो जीएसटी आया है तब से टैक्स है। उससे पहले भी थे, फॉर्म अलग थी, नेचर अलग था, अमाउंट अलग था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे अर्थशास्त्र की स्थापना करी इन्होंने कहा भाई इकोनॉमी को कैसे चलाना चाहिए, उस तरीके से पैसे लिए जाते थे, गरीब लोगों में खर्च किए जाते थे, और एक बहुत प्रोस्पीरियस तरीके से हमारा देश चल रहा था। 17वीं सेंचुरी के पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी आने के पहले 100 साल ईस्ट इंडिया कंपनी रही और 100 साल ब्रिटिश गवर्नमेंट रही इंडिया में ऑन एन एवरेज। जब ये पहले आए थे तो सिर्फ बिज़नेस करने आए थे, तो इन्होंने कहा था ईस्ट इंडिया कंपनी खोली, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे मसाले का कारोबार करने आए थे। अब उसकी एक अपनी अलग हिस्ट्री है, कैसे आए, कैसे इन्होंने पग जमाए। उस टाइम पे मुग़ल एम्पायर था, कैसे मुग़ल एम्पायर धीरे धीरे ख़त्म किया, फिर कैसे टेक ओवर किया, और 100 साल इनको लगा अपनी चाणक्य नीति जमाने में, और अगले 100 साल तो फिर इन्होंने सरकार ही लिया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, बस। ठीक है, फिर इन 100 सालों में ही सब कुछ हुआ, आंदोलन हुए, ये हुआ वो हुआ, और 1947 में हमें आज़ादी मिली। तो बहुत अच्छे से इस चैप्टर को कंपाइल किया गया है। हिस्ट्री के पहले की, अरे इंडिपेंडेंस के पहले की बात, उसके भी पहले का भी एक थोड़ा डाला है ढांचा। इंडिपेंडेंस में क्या हुआ वो सबको पता है, 200 साल ब्रिटिशर्स ने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को कैसे ख़त्म किया वो भी पता है, लेकिन उसके पहले भी तो भारत था, तो वो कैसा था वो भी जानना जरूरी। तो देखो कैसा था कि पहले इंडियन फिलॉसफी में अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य की देन है, अंडरलाइन करो। चंद्रगुप्त मौर्य की किताब में अर्थशास्त्र के रूल लिखे गए, इसमें बताया गया हाउ टू रेन ओवर अ किंगडम। रेन समझते हो ना तुम लोग, शासन, रूल करना, किसी किंगडम को कैसे चलाया जाता है। ठीक है, ये अर्थशास्त्र की किताब में चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे लिखा गया। ठीक है, इसमें अंडरलाइन करो, अर्थ का मतलब मटेरियल प्रोस्पेरिटी भी था और ह्यूमैनिटी भी था, अंडरलाइन करो। तो हमारे लिए अर्था का मतलब सिर्फ पैसा नहीं था। ठीक है, ये मुझे भी अभी पढ़ के पता चला। अर्थशास्त्र का मतलब मैं भी यही समझता था कि भाई पैसे से रिलेटेड इकोनॉमिक्स आ जाएगी तो पैसा ही आएगा दिमाग में, किसी चीज़ की चॉइस करना, क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन इन्होंने कहा कि भाई अर्थशास्त्र मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, प्रोस्पेरिटी भी है, ह्यूमैनिटी भी है। दिस बुक वॉज रिटन to understand the basic concepts of how to rule a kingdom। किसी भी किंगडम को किस तरीके से चलाया जाता है, उसमें पैसा लेना भी ज़रूरी है, पैसा खर्चना भी ज़रूरी है, किसी भी एम्पायर को कैसे चलाया जाता है वो सब इनमें बताई गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ पढ़ के समझ में आता है हमें कि हमारे लिए किसी चीज़ को रूल करना और ये करना कोई अंग्रेज़ों ने सिखाया है ऐसा नहीं है। तब जैसे ये लोग हैं ना, वहाँ जाके ऐसा बोलते हैं कि भैया भारत में तो एडमिनिस्ट्रेशन था ही नहीं, ये तो हम देकर गए, लॉ एंड ऑर्डर हमने मजबूत किया। इन्होंने कागज़ पे चीज़ों को मजबूत किया। इनके आने के पहले भी भारत की सभ्यता तो बहुत पुरानी है। ठीक है, तो हमारे यहाँ तो शुरू से था कि किंगडम कैसे चलता है, अलग अलग जगह पे चल ही रहे थे। ठीक है, हाँ ऑन पेपर इन्होंने चीज़ों को थोड़ा पुख्ता किया। अब वो 200 साल यहाँ रहे भी है, सरकार भी चलाई है, तो कुछ तो अच्छा करते ही। ठीक है, तो ये चीज़ ये लोग वहाँ ब्रिटेन में जाके अपने लोगों को बहुत उससे बताते हैं कि इंडिया तो क्या होता अगर हम रूल ना करते तो। ठीक है, ये ऐसे पढ़ाते हैं, इनकी किताबों में ऐसे पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलो तो भैया हमारे लिए इसका मतलब वेल्थ का मतलब लैंड से भी था, ठीक है, ह्यूमन बीइंग से भी था, मनी से भी था, सबसे था। और ये देखो हम पहले टैक्सेस भी लगाते थे, प्राइवेट सेक्टर पे भी लगाते थे, स्टेट ऑन बिजनेस पे भी लगाते थे, और वो सबसे फेयर हुआ करता था हमारा टैक्सेशन सिस्टम। जैसे आज इतना कॉम्प्लिकेटेड है वैसे नहीं था। तो ये कभी मत सोचना कि टैक्स अंग्रेजों ने लगाया, इसके पहले नहीं था, उसके पहले नहीं था। टैक्स तो शुरू से है। जैसे मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूँ, तो हमारे अंदर ज़कात का सिस्टम है, तो हम देते ज़कात, रमज़ान आते हैं तो वो ज़कात कब से है? जब से प्रॉफिट मोहम्मद इस्लाम लेकर आए तब से है, तब से।
1400 साल पुरानी प्रथा है कि रमज़ान आते थे, रोज़े रखते थे, तो वो एक अपने कमाई का 40वां हिस्सा, मतलब अपनी कमाई का 40वां हिस्सा, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि हर 100 में से 2.5 रुपये, 100 में से 2.5 रुपये ज़कात होती थी, वो देते थे। और फिर वो पैसा अलग अलग सेक्टर में दिया जाता था, और वो सब जिसकी जितनी ज़मीन थी, जिसके पास जितना पैसा था, वो उतनी ज़कात देता था। आज भी है। तो टैक्स का सिस्टम कभी ये मत सोचना कि ये आज से आया है या कल से आया है। हर सिस्टम में देखो, यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही है, कितना पुराना एम्पायर है। फिर मैंने शाम की बात करी, ठीक है, ब्रिटिशर्स की बात करी कि इन लोगों ने भी टैक्स लगाया, और आज भी हम टैक्स दे रहे हैं। ये क्या रहेगा, ये ख़त्म नहीं हो सकता। अब इस पर डिबेट हो सकती है किस पे लगना चाहिए, किस पे नहीं लगना चाहिए, कितना लगना चाहिए, कितना नहीं लगना चाहिए, लेकिन ये तो डिबेट कभी रही नहीं है कि ये हटा दो, इसके बिना तो कोई एम्पायर चल ही नहीं सकता। उस समय में ये बहुत फेयर हुआ करता था, किंग अपनी विजडम से डिसाइड करता था किन चीज़ों पे कितना टैक्स लगना चाहिए। इसकी कौटिल्य की बुक में स्टेट क्राफ्ट के बारे में बातें थी, पॉलिटिकल साइंस था, मिलिट्री की स्ट्रेटजी कैसे बननी चाहिए वो सब था। तो बड़ी ज़बरदस्त किताब थी, जिसके अंदर मैंने अभी एक लाइन में बोल दिया कि किंगडम को कैसे चलाया जाता है, ये सब इस किताब में था। तो अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स थी, बट इकोनॉमिक्स इज़ नॉट लिमिटेड टू ओनली मनी और मेकिंग चॉइसेस। इसमें पॉलिटिकल साइंस भी था, इसमें आर्टमैन के बारे में था, क्राफ्टमैन के बारे में था, इसमें मिलिट्री के बारे में था। ओवरऑल सब कुछ इस किताब में कवर किया गया था। ये तो हुई हमारी अंग्रेज़ों के आने के पहले की हिस्ट्री। अब ये दो चीज़ टिक करो, ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 से 1858, 100 साल हो गए। 100 साल तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया, और 1858 से 1947 तक ऑलमोस्ट 90 साल हो गए। 90 साल तक ब्रिटिश गवर्नमेंट चली। तो 190 साल ऑन एन एवरेज ये लोग हमारा खून चूसते रहे, कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, तो कभी ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट के नाम से। समझ गए? समझना क्या है इसमें, सुनना है बस, सुनो, एंजॉय करो, ठीक है। ये दो चीज़ याद रख लो, ठीक है, इस पे से ऑब्जेक्टिव बनेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी कब से कब तक रही? 1757 से 58 तक। और ये कब रहे भाई साहब? ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट 1858 से 1947 में हम आज़ाद हो गए। तो ये 190 साल इन लोगों ने लूटा हमें। इन्होंने किस तरीके से लूटा वो थोड़ा यहाँ दे रखा है, मैं टिक करूँगा, थोड़ा तुमने पढ़ा भी है, वही चीज़ है। यहाँ देखो ना, देखो सामने देखो, इन लोगों ने हमारी पिक्चर बनाने के लिए पहले हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय करी। एग्रीकल्चर को तो किया जो किया, इंडस्ट्री को भी डिस्ट्रॉय किया। इनको पता था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है, तो इंडस्ट्री को तोड़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो इन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को दो तरीके से डिस्ट्रॉय किया। एक तो अगर हम हमारा हैंडीक्राफ्ट गुड्स पूरे वर्ल्ड में कहीं भी एक्सपोर्ट करते तो उस पर हैवी टैक्सेस लगा दिए, और वही चीज़ अगर हम ब्रिटिश से इंपोर्ट करते तो टैक्सेस हटा दिए। कभी ऐसा सुनने में आया है? आज कभी ऐसा सोच सकते हो कि एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं और इंपोर्ट पे, अरे एक्सपोर्ट पे टैक्स है और इंपोर्ट पे टैक्स नहीं है, ठीक है। मतलब कितना खून खोलता होगा उस समय जब लोग जो थोड़ा बहुत समझते थे इन चीज़ों को देखते होंगे इन पॉलिटिक्स। आज हमारे यहाँ कोई चीज़ सरकार जरा सी गलत कर देती है, विद्रोह होता है ना। हमारे ही देश के लोग हैं फिर भी विद्रोह होता है, होना भी चाहिए, ठीक है। उस समय पे ये कैसी, मतलब ये लोग कैसी सरकार चला रहे थे कि ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार है इंडिया में, तो कोई पॉलिसी ऐसी नहीं बनाई जिससे एज अ कंट्री डेवलप हो, ठीक है। रहते यहाँ थे, यहाँ खाते थे, यहाँ ऑफिसेस थे, और हर पॉलिसी ब्रिटिशर्स को वहाँ यूके को आगे ले जाने के लिए बनाते थे। तो ये कौन सी पॉलिसी कि अगर ये माइक मैं बाहर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो टैक्स हैवी है, जबकि एक्सपोर्ट करने से मेरे पास पैसा आएगा मेरे देश में, फिर भी उस पर हैवी टैक्स। और यही माइक अगर मैं यूके से इंपोर्ट कर रहा हूँ तो उस पर कोई टैक्स नहीं। तो इससे हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई। दूसरा, रॉ मटेरियल पे भी इन्होंने ऐसी ये तो फिनिश गुड पे लगाई, रॉ मटेरियल पे भी ऐसी लगाई। अमन भाई सुन ले, रॉ मटेरियल पे क्या करा इन्होंने कि अगर मैं रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स को दे रहा हूँ तो उस पर कोई टैक्सेस नहीं लगेगा, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो। अभी तो बोल रहे थे सर आप एक्सपोर्ट पे, हाँ एक्सपोर्ट पे है, लेकिन फिनिश गुड की एक्सपोर्ट पे। रॉ मटेरियल अगर एक्सपोर्ट करता हूँ तो कोई टैक्स नहीं, और वही रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड बन के आ रहा है उस पर भी कोई टैक्स नहीं। लेकिन अगर यही रॉ मटेरियल यूके के अलावा कहीं और जा रहा है तो टैक्स है। यही रॉ मटेरियल यूके छोड़ो, इंडिया में किसी इंडस्ट्री को दे रहा हूँ मैं तो हैवी टैक्स है। ये कैसी उल्टी गंगा बह रही है कि ये सेल में बना रहा हूँ और माइक लकी बना रहा है,
ये सेल मैं लकी को दे रहा हूँ माइक बनाने के लिए तो टैक्स है, लेकिन यही सेल मैं गौरव को दे रहा हूँ तो गौरव पे कोई टैक्स। तो अब मैं ये सेल किसको दूंगा? गौरव को। इंडिया में बेचूंगा तो टैक्स है। अब मैं जब सेल ही नहीं दूंगा तो लकी माइक कहाँ से बनाएगा? तो ऐसे करके हमारी लकी ने माइक बनाना बंद कर दिया, और ऐसे लकी जैसे बहुत सारे लोग अनलकी हो गए और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बंद हो गई। सिस्टमेटिक तरीके से सब चीज़ें करी कि हमारी पिक्चर बनाई जा सके। ठीक है, पढ़िएगा ज़रा। देखो, इंडियन एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, जो हम फिनिश गुड एक्सपोर्ट करते थे उस पे तो हैवी टैक्स थे, और इंपोर्ट पे लो टैक्स थे। साले इससे इंडिया के गुड्स की कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो गई। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स का जो डिस्ट्रक्शन हुआ वो इनकी हॉस्टाइल इम्पार्शियल पॉलिसीज, अरे पार्शियल पॉलिसीज की वजह से हुआ। इंपीरियल पॉलिसीज को आप पार्शियल पॉलिसीज बोल सकते हो। हॉस्टाइल मतलब एकदम खतरनाक, डरावनी, गंदी, तुच्छी, घिरी हुई पॉलिसीज की वजह से हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, और सालों ने ऐसा डिस्ट्रॉय किया कि आज तक भी कभी सही नहीं हो पाया। आज भी हमारा इंडस्ट्री का जीडीपी में शेयर 30% से भी कम है इंडस्ट्री का। नहीं, 20 तो नहीं है, 16-17 के आसपास एग्रीकल्चर है, 30-33 के आसपास इंडस्ट्री, और सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर है, 50 से ज़्यादा है सर्विस सेक्टर। तो पूरे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से हमारी इंडस्ट्रीज़ को क्या किया गया? डिस्ट्रॉय। ये दो बातें याद रखना। फिनिश गुड अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो कोई टैक्स नहीं है, एक्सपोर्ट करते हैं तो टैक्स है। रॉ मटेरियल अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो टैक्स है, अरे एक्सपोर्ट करते हैं तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन वही रॉ मटेरियल अगर हम इंडिया में बेचते हैं तो टैक्स है, या हम यूके के अलावा किसी और को बेचते हैं तो भी टैक्स है, और यूके को देते हैं तो कोई टैक्स नहीं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें याद रखना कि एक तरीके से इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड इंपोर्ट कर रहे हैं तो टैक्स फ्री है, और एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी टैक्स फ्री है। तो हमारा ही सेल यूके जाता था और उससे माइक बन के इंडिया आ जाता था, और वो माइक बन ही नहीं सकता था हमारे सेल के बिना, तो हम वहाँ सेल देते थे और वहाँ से माइक लेते थे, जबकि वो माइक हम खुद भी बना सकते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर हम इंडिया में दे रहे हैं तो वो हैवी टैक्सेस लगा देते थे। क्या लगा देते थे? चलो, इससे क्या क्या हुआ ये कुछ पॉइंट है, मैं तुम लोगों से पूछूंगा, तुमने 12th क्लास में पढ़ा होगा, तेरे लिए तो बिल्कुल ताज़ा होगा। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय होने से क्या हुआ भारत में? अपना जो इंडिया था वो एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बन गया, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड बन गया। हाँ क्रिश, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा लोड बढ़ गया। हाँ राशि, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। वेरी गुड, 12 से एक लाइन बेचारी ने याद करी है, इतनी टेंशन देती है इसको, ये कोई दूसरा ना बोल दे। ठीक है, पिक्चर इससे तो आगे बढ़ जा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ गया अनएम्प्लॉयमेंट। और हाँ, सेल्फ सफिशिएंट, आप डिपेंडेंट हो गया, सब तो बोल दिया तुम्हारी एस तेस। हाँ, एक वो था, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय होने से हम फॉरेन गुड्स के इंपोर्ट, मतलब फॉरेन गुड्स ज़्यादा लेने लगे, इंपोर्टर बन गए, उससे फॉरेन एक्सचेंज का बर्डन बढ़ गया हमारे ऊपर। वो एग्रीकल्चर पे आ गया, अभी बताया ना इसने, एग्रीकल्चर पे बर्डन बढ़ गया। हाँ, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने लग गए। डोमेस्टिक गुड्स अगर कोई बना भी रहा है तो उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे, तो उससे टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे, डोमेस्टिक गुड्स का प्राइस बहुत ज़्यादा था, तो उससे हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ा। चलो, ये तुमने जो बोले सारे पॉइंट आएंगे इसमें, सारे। देखिए, पहला राशि का पॉइंट, राशि ने, अरे याशी ने, सॉरी, एक तो उधर राशि हो गई है, एक राशि हो गई है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, क्या बढ़ा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा।
दूसरा, इससे बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन हुआ लैंड का, क्योंकि क्या प्रेशर बढ़ गया ना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो लोग एग्रीकल्चर में आ गए वापस, और एग्रीकल्चर में आ गए तो जैसे आज अगर मैं इंडस्ट्री में था और मेरा भाई एग्रीकल्चर में था, अब इंडस्ट्री तो ख़त्म हो गई तो मैं भी एग्रीकल्चर में आ गया, तो मेरे भाई से बोला ज़मीन मुझे भी दे, तो आधी उसकी आधी मेरी, फ्रेगमेंटेशन बढ़ गए। पहले तो वो कर रहा था बढ़िया, मैंने कहा मेरे पास काम है तो तू इस ज़मीन पे खेती कर, मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। अब वो कह रहा है मेरी तो इंडस्ट्री गई तो मैं भी खेती करूँगा, अब खेती करूँगा तो दोनों मिलके कैसे करेंगे, ये ज़मीन का एक टुकड़ा है, तो बोला आधा तू ले आधा मैं लूँ। इसीलिए तो अपन लोगों ने पढ़ा था फिर कि फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम थी, वो इन्हीं की देन थी। पहले तो सबके बढ़िया बढ़िया खेत थे, क्योंकि अगर घर में 4 लोग थे तो 4 अलग अलग काम भी करते थे। अब जब चारों के चारों एक पे ही आ गए तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा और ज़मीन का भी क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तरीके से पिक्चर बनाइए, मतलब बिल्कुल। कई बार कुछ घटिया क्वालिटी की चीज़ें भी यहाँ आती थी, ठीक है, और हम लोग भी उसी चीज़ को फेवर करते थे क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं था। फिर ये लोग लैंड टेन्योर, ये एग्रीकल्चर से उससे रिलेटेड इन्हें इंडस्ट्री से ये अलग ही डाल दिया इसमें कि ज़मींदारी सिस्टम लेकर आए। अब थोड़ा मैं ज़मींदारी सिस्टम के बारे में बता दूँ तुम्हें, वैसे तो सबको पता ही है, ठीक है, थोड़ा डीप में पढ़ लेते हैं इसको, बार बार इसका रेफरेंस आता है। 12th में भी शायद तुम्हें बस ये बताया गया होगा कि ज़मींदारी सिस्टम में टैक्सेस लेते थे और बाद में हमने इसको अबॉलिश कर दिया। एक्चुअली ये सिस्टम क्या था, एक लॉर्ड कॉर्नविल करके था एक, वो लेकर आया था ये ज़मींदारी सिस्टम। लॉर्ड मैं क्यों बोल रहा हूँ, कद्दू का लॉर्ड, ठीक है, होगा कोई कॉर्नविल, ठीक है, लॉर्ड, फिर अपने वजह सबको लॉर्ड बना देते थे, ठीक है, ढंग से इंसान बनने की औकात थी नहीं इनकी, लॉर्ड, ठीक है। चलो, अब ये जो था, ये बंदा एक ज़मींदारी सिस्टम में क्या करा इसने कि आप जितने भी लोग खेती कर रहे हैं ना, खेती भले वो खुद की ज़मीन पे कर रहे हैं या किराए की ज़मीन पे कर रहे हैं, उनके अंदर से एक ज़मींदार नियुक्त किया जाएगा, एक तरीके से मैनेजर बोल दो आप। किसी जगह पे उसे ज़मींदार बोलते थे, किसी जगह पे मालवाड़ बोलते थे, किसी जगह पे रोतवाड़ बोलते थे। ज़मींदारी सिस्टम, मालवाड़ी सिस्टम, रोतवाड़ी सिस्टम, तीनों का मकसद एक ही था। अब ये जो ज़मींदार नियुक्त किया जाता था ना, बहुत मारूंगा, ठीक है, अब ये जो ज़मींदार नियुक्त किया जाता था ना, इसको एक टेरिटरी दे देते थे कि भाई ये कोटा बूंदी क्षेत्र तेरा है, जैसे आज MP होते हैं ना, है ना, ये वाला हिस्सा जयपुर तेरा है, जोधपुर तेरा है, ये तुम लोग देखो। इसमें जितने भी लोग खेती कर रहे हैं, मेरी बात सुनना, जो या तो खुद की भी ज़मीन पे कर रहे हैं या किराए खुद दूसरे की ज़मीन पे, जितने भी लोग खेती कर रहे हैं, फार्मर्स, उनको एक टैक्स देना पड़ेगा। वो बहुत हैवी रेट से था, हालांकि अलग अलग स्टेट में वेरी करता था, लेकिन रेट बहुत ही ज़्यादा थी। अब अपन ने लगान मूवी देखी है तो उसे लगान बोल दो, टैक्स बोल दो, जो भी था, वो ज़मींदार उसको अडॉप्ट लेता था सबको, और वो जितना भी टैक्स आता था उसके 11 हिस्से करता था वो, उसमें से 10 हिस्से ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाता था और 1 हिस्सा उस ज़मींदार को जाता था। मतलब ऐसा समझ सकते हैं अपन कि 11 हिस्से करने का क्या मतलब हुआ कि भैया जितना भी रेंट का कलेक्शन हुआ उसका 1/11 को परसेंटेज में करो कितना होता है, 1/11 9% समथिंग होगा। हाँ, इंटू 100 करो 9, तो मतलब 9% के अराउंड किसको मिलेगा, ज़मींदार। अब आप सोचो कि अगर मैं 100 रुपये कलेक्ट करूँगा तो 9 रुपये मेरे हैं, तो मैं तो कितना कलेक्ट करूँगा। तो ज़मींदारों ने अंधी मचा दी, बिल्कुल अंग्रेज़ों के गुलाम बन गए, अपना ईमान धर्म सब बेच खाया उन्होंने। उनको ये लगने लगा कि अब जितना रेंट कलेक्शन करेंगे, टैक्स कलेक्शन करेंगे, रेंट बोलूँ टैक्स बोलूँ, इसको जितना कलेक्शन करूँगा उसका 11वां हिस्सा मेरा है, ठीक है। तो ये 11 हिस्से करने का क्या मतलब है, 10 हिस्से तो ब्रिटिश को ही जा रहे हैं ना, 1 हिस्सा उसका, तो 1/11 बोल दूँ इसे, तो 1/11 मतलब हो गया ये 9% के अराउंड, कितना हो गया। तो इन बागड़ बिल्लों को जब ये पता चला कि 9% हमें मिलेगा, पहले इनका रेंट कलेक्शन का चार्जेस फिक्स था, तो उससे ब्रिटिशर्स को नुकसान हो रहा था, क्योंकि ये फार्मर्स की तरफ थोड़े इमोशनल हो जाते थे, क्योंकि उन्हीं में से निकले हुए लोग हैं ना। आज मैं तुम में से निकला हूँ और मैं देख रहा हूँ तुम इतनी खेती कर रहे हो और तुम मुझे टैक्स दे रहे हो, तो मैंने इसका माफ़ कर दिया, इसका आधा कर दिया उसको, और उनको बोल देता था भाई इतना ही कलेक्शन हुआ, नहीं है फार्मर्स के पास पैसे, ये है वो है, जो था वो भी मैं ले आया, ऐसे करके इनको लगा गोरों को ये तो पिक्चर बन रही है, रेवेन्यू लॉस हो रहा है, तो इन्होंने ये सिस्टम कर दिया
कि अब जितना भी तुम कलेक्शन करके लाओगे उसका 1 में से 11 में से 1 हिस्सा तुम्हारा, मतलब 9% तुम्हारा। फिर तो ये लोग अंधी मचाने लग गए, कूट मार कैसे भी करके, मतलब ऐसा कहूँ तो ज़रूर गलत नहीं होगा कि बिल्कुल अंग्रेज़ों के कुत्ते बन गए ये वफादार कुत्ते। कौन? ये ज़मींदार। और ये भयंकर रेंट का कलेक्शन करके लाने लग गए, और इस सिस्टम की वजह से किसानों की मतलब कमर टूट गई और एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय हो गया पूरा। इसीलिए तुमने पढ़ा होगा कि जैसे ही हम लोग आज़ाद हुए तो हमने ज़मींदारी सिस्टम को सबसे पहले अबॉलिश किया। तुमने ये भी पढ़ा होगा 2 करोड़ फार्मर्स डायरेक्ट टच में आए गवर्नमेंट के, पता चला ये ज़मीनें किसकी है। हम तो ज़मींदार को ही जानते थे, अब वो तो हट ही गए, हटाओ टैक्स फिर भी नहीं हटा, टैक्स था फिर भी, लेकिन बहुत कम ज़मींदारी सिस्टम में था, उतना नहीं। और रेंट भी था। आज मेरी ज़मीन है, उस पर ये काम कर रहा है तो रेंट तो रहेगा, मैं इसको फ्री में क्यों काम करने दूंगा? सीधी सी बात है, ये मनमोहन जी की ज़मीन है, वो मुझे फ्री में क्यों पढ़ाने देंगे? मुझसे रेंट लेंगे, लेकिन उसका एक हिसाब होना चाहिए, एक दायरा होना चाहिए। अंधी में कुछ भी चल रहा है। फिर इन्होंने टीनेंसी रिफॉर्म लेकर आए, उसमें 1/3 फिक्स कर दिया कि जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा उसका 1/3 मैक्सिमम रेंट होगा, मिनिमम नहीं मैक्सिमम। तो अगर मैं 900 रुपये कमा रहा हूँ तो मैं मैक्सिमम रेंट कितना दूंगा? 300 रुपये, ताकि 600 रुपये किसान के बचने चाहिए। पहले तो 900 में से 800 रुपये रेंट में चले जाते थे और किसान के पास 100 रुपये बचते थे। तो ये सारे रिफॉर्म हम लेकर आए। तो ये ज़मींदारी सिस्टम यहाँ आ गया, इसलिए मैंने थोड़ा बता दिया। इसका इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। लैंड के ऊपर ज़्यादा प्रेशर बना क्योंकि सब लोग इधर आ गए एग्रीकल्चर में, तो लैंड के ऊपर प्रेशर बना, ठीक है। एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, हाई इंडेप्टनेस, एग्रीकल्चरिस्ट का इंडेप्टनेस बहुत बड़ा, ये हुआ वो हुआ, इससे एग्रीकल्चर और ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुआ। तो ये कुछ हमने बात करी कैसे एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय किया और कैसे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिस्ट्रॉय किया। इसमें कुछ डेटा है वो भी देखो तुम कि इनके आने के पहले हम किन किन चीज़ों में बढ़िया थे। ये बात इसको उधर ही लिख देनी चाहिए थी फर्स्ट पैरा में। देखो कॉटन मिलिंग में इसमें कुछ डेटा है। 19वीं सेंचुरी के सेकेंड हाफ में हमारा इंटरनेशनल कंपटीशन बहुत बढ़ा और हमारे यहाँ 9 मिलियन स्पाइंडल्स, ये स्पाइंडल्स समझते हो तुम लोग क्या होते हैं? ये वो बुनाई के लिए जो आता है ना, बुनाई के लिए वो, हाँ सुई, मतलब लेकिन वो बड़ी वाली सुई, ठीक है, उसे बोल। देखो 1 मिनट रुको, हाँ सुआ सुआ, ये ठीक है। तो ये चीज़ हमारे यहाँ इतनी बनती थी, ठीक है, कॉटन के साथ कि हम इसके डेटा देखो। अब मेरा पीडीएफ तो गया। 9th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर थे, क्या थे हम? 9 मिलियन थे और 5th पोजीशन थी। तो थोड़ा डेटा याद रखना। उर्विका कहाँ पे है बेटा? नाउलोर में। नंबर 70584। सेवन 4682। 5 नंबर में से एक भी सही नहीं बोला था तुमने। 7 ही बोला था बस। चलो, तो 9 मिलियन स्पाइंडल्स हमने बनाए। ये भाई ये ऑब्जेक्टिव है, लिख लो फटाफट। और इंडिया 5th पोजीशन में था इसके मामले में। अभी बताया तुम्हें ये कैसे होती है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? सुआ। जूट मिल हमारी बहुत ज़्यादा थी। इंडियन जूट का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। अब ये इसका कोई डेटा हो तो वो टिक करना, बाकी टिक मत करना। ये एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी इंडियन जूट मिल इंडस्ट्री वाज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब फर्स्ट ही हो गया, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब रॉ जूट बनाने में इंडिया नंबर 1 था, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन द टर्म ऑफ रॉ जूट।
भाई बराबर याद रखना ऑब्जेक्टिव में किस तरीके से आ सकता है। इसको 12th में लिखने में तो बहुत मज़ा आता था, पेन रुकता ही नहीं था। यहाँ पे तो ठीक है गोले मारने हैं, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखना बिल्कुल बराबर। और क्या इसमें काम की चीज़ है, डिप्रेशन पीरियड तो आ चुका है, उसके बाद भी ग्रेट डिप्रेशन पीरियड आने के बाद पहले ठीक है, उसके बाद तो सब में रिसेशन आया था, लेकिन इंडिया ग्रेट डिप्रेशन पीरियड आने में ये डेटा मुझे तुम्हें अभी पढ़ाते वक्त ही पता चला, मुझे पता नहीं था हम इंडस्ट्री में भी इतने प्रोस्पीरियस थे। ठीक है, देखो 12th लार्जेस्ट इकोनॉमी थे हम इंडस्ट्री के मामले में, आज भी नहीं होंगे। 12th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी थे हम, 12th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी थे हम। ठीक है, तो जस्ट बिफोर द डिप्रेशन पीरियड इंडिया वाज रैंक्ड एज द 12th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, अगर हम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के हिसाब से देखें तो। क्या एट द एंड ऑफ 19th century इंडियन जूट मिल वाज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ रॉ जूट कंज्यूम इन प्रोडक्शन। अच्छा कंज्यूम्ड है क्या, सॉरी कंज्यूम्ड है, कंजम्पशन हमारा सबसे ऊपर था। ठीक है, लेकिन ये भी था बनाते भी हम ही थे, मतलब अगर हम लार्जेस्ट कंजम्पशन में हैं तो प्रोडक्शन में भी 3rd 4th पे ही आ रहे होंगे, मतलब इतना पीछे नहीं होगा डेटा। ठीक है, ये टिक करो, शेयर ऑफ एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शेयर था जीडीपी में वो 7% के अराउंड था बस। कितना था? और फैक्ट्री में काम करने वाले लोग 0.4% थे, जो बढ़ के 1.4 हो गए बस। तो आप तो ये 1.4 याद रखो, मतलब उस समय पे जो लोग फैक्ट्री में काम करते थे वो सिर्फ 1.4% लोग थे, और जो हमारा शेयर था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो बैडली 7% था। आज भी ये 30, अभी बोला मैंने 30 के आसपास ही पहुंचा है। तो इंडस्ट्री में तो हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। और अब तो ज़माना है हैवी इंडस्ट्रीज़ का, मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का, तो उसमें तो हम पहले भी पीछे ही थे। ये हमारा डेटा इतना अच्छा क्यों था? कॉटेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसमें हम अच्छे थे। अभी चल रही है हैवी इंडस्ट्रीज़, तो उसमें हम उस समय भी कम थे, तो आज भी कमी है। क्योंकि हमारा क्या, नक्काशी अच्छी थी, अभी बोला ना क्राफ्टमैन अच्छे थे, ठीक है, आर्टिशंस अच्छे थे। तो ये आर्टिशंस वगैरह मशीनों से थोड़ी काम करते हैं, क्योंकि तो हाथों में जोर होता है। तो अब वो चीज़ कैपिटल मूवमेंट्स के बाद, कैपिटलिज्म के बाद, अलग अलग चीज़ों के, तो फिर मशीनें हर काम मशीन करेगी। आज रोबोटिक्स आ गया, अब ले देखिए एआई आ गया। तो ये ज़माना जब आगे बढ़ेगा तो हम लोग इनमें, हमारा इतना एक्सपर्टीज़ नहीं था। ठीक है, हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स है और आगे भी रहेगा। ह्यूमन रिसोर्स, तुम आज भी अगर गिनती करोगे कि कितनी बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, उसके सीईओज़ की लिस्ट निकालना, ठीक है, भारत का खून ही दिखेगा। ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ है ना, वो वर्ल्ड में कहीं नहीं है। लेकिन अब जैसे जैसे एआई और ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी तो शायद हम उसमें कहीं ना कहीं पीछे हैं। ठीक है, कि वो हैवी इंडस्ट्रीज़ आएगी, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आएगी, ये आएगी वो आएगी, तो उसमें हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर पीछे है। नेक्स्ट, अब जैसे ही हम आज़ाद हुए, कल देखते हैं इसको कि अब आज़ाद होने के बाद हमने क्या गुल खिलाया। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा पहले, ये नेहरू वाली चीज़ों के बारे में बताएगा, नेहरू जी ने क्या क्या किया, फिर कैसे हमने नीति आयोग बनाया, और नीति आयोग बनने के बाद से अभी तक क्या क्या हो रहा है, पूरी इंडियन इको कवर हो जाएगी इसमें।